as revising your chapter 2. Today we will discuss observational method. What is observational method? Observation is a very powerful tool of psychological inquiry. It is an effective method of describing behavior. In our daily life, we remain busy with observing numerous things throughout the day. Many times we do not take notice of when we are seeing or what we have seen. ऑब्जर्वेशन का अगर हम एक जनरल लैंग्वेज में मीनिंग निकालते हैं तो वो क्या होता है? देखना. बट इन साइकोलॉजिकल इंक्वायरी ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ये डिफरेंट होता है आपका जो डेली लाइफ में आप देखते हैं. देखने में ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम नोटिस करते हैं वो उसको हम अपने माइंड में क्या है फीड करके नहीं रखते. बट जो ऑब्जर्वेशन होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम देख रहे हैं, इट मीन्स कि हम उसको अपने माइंड में भी फीड कर रहे हैं. तो ये जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में ऑब्जर्वेशन मेथड है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के लिए. जो मोस्टली आपकी जो साइकोलॉजिकल इंक्वायरी हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं? आपकी ऑब्जर्वेशनल मेथड पर. ऑब्जर्वेशन का जो मीनिंग होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं. वहाँ पर क्या करते हैं, अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हम उस चीज़ के लिए अवेयर होते हैं. जिस पर्टिकुलर चीज़ को हम देख रहे हैं उसके प्रति हम क्या होते हैं, अवेयरनेस होती है हमारी. और फिर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर किसी भी बात को लेकर हम अपने माइंड में क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स जनरेट करते हैं. पर्टिकुलर बात को लेकर हम अपने माइंड में कुछ चीज़ें फीड करते हैं. और वो क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें जो उस इवेंट है या उस पर्सन है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होती है. ऐसे नहीं हम किसी को ऑब्जर्वेशन करने लग जाते. अगर वहाँ पर हमारा कोई मोटिव ही नहीं होगा तो हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व क्यों करेंगे? बाकी तो हम देखते ही हैं उस चीज़ को. अब आप अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ों को देखते हैं तो हर चीज़ को याद तो नहीं रखते हो आप. लेकिन याद जिन चीज़ों को रखते हो इट मीन्स कि आपने उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है. जो ऑब्जर्व की हुई चीज़ें हैं वही आपके माइंड में क्या होता है, फीड होती है, जिन पर आपने पर्पसफुली फोकस किया हो तो वही चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं. अदरवाइज़ तो जो इस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो हज़ारों तरह की चीज़ें हम देखते हैं लेकिन वो हमारी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करती हैं. ओके. So, a scientific observation differs from day-to-day observation in many respects. अब जो एक आपका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है वो हमारा जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्वेशन करते हैं उनसे वो डिफ़र होता है. और वो किस तरह से होता है? लाइक सिलेक्शन. एक जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो सिलेक्शन की क्वालिटी होती है. कैसे? Psychologists do not observe all the behavior that they encounter, rather they select a particular behavior for observation. देखिए साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक बिहेवियर को सिलेक्ट करते हैं जिस पर उन्हें रिसर्च करनी है. ऐसा नहीं है कि एक साइकोलॉजिस्ट आया और वहाँ पर उसने जितने भी टाइप के बिहेवियर कोई पर्सन कर रहा है या कोई भी इवेंट है जितनी भी तरह की हो रही हैं तो उनको क्या करने लगा, वो ऑब्जर्व किया और उसके बेस पर क्या है डाटा कलेक्शन स्टार्ट कर दिया. नहीं, साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, सबसे पहले एक सिलेक्शन करेगा. एक सिलेक्शन किसका होगा कि किस पर्टिकुलर बिहेवियर को लेकर वो ऑब्जर्वेशन करना चाहता है, किस पर वो रिसर्च करना चाहता है. ये जो सिलेक्शन है वो किस चीज़ का है, आपका आपकी प्रॉब्लम का. अब प्रॉब्लम अगर सपोज कि किसी पर्सन का एग्रेसिव बिहेवियर किस किस सिचुएशन में होता है, ये एक प्रॉब्लम है. ठीक है, वो प्रॉब्लम सिलेक्ट हो गई. उसके बाद क्या करेगा, वो सिलेक्शन करेगा जो साइकोलॉजिस्ट है किस चीज़ का, कि कौन से बिहेवियर को उसको मेज़र करना है. ठीक है, तो वो एग्रेसिव बिहेवियर को मेज़र करना हो गया. तो वहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि उसका जो है कोई सा भी बिहेवियर हो उस पर्सन का वो सबको उसका डाटा ऑब्जर्व करे और सबका डाटा कलेक्ट करे. वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर उसने क्या लिया, एग्रेशन लिया और एग्रेशन से रिलेटेड जो भी उसका बिहेवियर हुआ उसको क्या किया, ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट किया. सो अगर सिलेक्शन नहीं होगा, अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, इट मीन्स दैट इज नॉट अ साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. ओके, इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, next is recording. While observing, a researcher records the selected behavior using different means such as
marking tallies for the already identified behavior whenever they occur, taking notes describing each activity in greater detail, using shorthand or symbols, photographs, video recording, etc. After selecting the topic or event or behavior, वो क्या करेगा, जो साइकोलॉजिस्ट है रिकॉर्डिंग करेगा, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, आपका रिकॉर्ड करेगा, जो भी चीज़ें वो वहाँ पर देख रहा है। और उसके लिए वो तरह तरह के जो है मेथड्स यूज़ कर सकता है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, शॉर्ट हैंड भी यूज़ कर सकता है, सिंबल्स का यूज़ भी कर सकता है रिकॉर्डिंग के लिए, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है उसके लिए, ओके। और टैलीज का भी यूज़ कर सकता है। तो वो क्या है, आफ्टर सिलेक्शन वो क्या करेगा, जिस भी पर्टिकुलर बिहेवियर को वो ऑब्जर्व कर रहा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो रिकॉर्ड करेगा, ओके। अब आता है आपका एनालिसिस ऑफ डाटा। आफ्टर द ऑब्जर्वेशन हैव बीन मेड, साइकोलॉजिस्ट एनालाइज व्हाटएवर दे हैव रिकॉर्डेड विद अ व्यू टू डिराइव सम मीनिंग आउट ऑफ इट। देखिए, सबसे पहले उसने क्या किया, सिलेक्शन किया, फिर रिकॉर्डिंग की, डाटा कलेक्ट किया, फिर क्या करेगा, वो जो डाटा उसने रिकॉर्ड किया है, डाटा उसने कलेक्ट किया है, वो उस डाटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि उस डाटा का कुछ यूज़ भी है, कुछ मीनिंग भी है या नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो डाटा कलेक्ट करे उसके बाद एक थ्योरम बना दे, नहीं, उस डाटा को मीनिंगफुली वे में उसको निकालना भी तो पड़ेगा कि उस डाटा का मीनिंग क्या है, तभी तो उसके बेस पर कुछ थ्योरम दे सकता है। सो वहाँ पर सबसे पहले उसने जो रिकॉर्डेड डाटा था उसको क्या किया, एनालाइज किया, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन हैं उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक आपका है जो फर्स्ट टाइप है नेचुरलिस्टिक वर्सेस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर डन इन अ नेचुरल और रियल लाइफ सेटिंग्स। इन द अबव एग्जांपल इट वाज इन स्कूल इन विच ऑब्जर्वेशन वाज मेड, इट इज़ कॉल्ड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। देखिए, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन होता है जिसे हम क्या करते हैं, नेचुरल कंडीशंस में ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर या इवेंट को हम क्या करते हैं, जैसे वो नेचुरल वे में हो रही है वो चीज़, उसी नेचुरल वे में क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट कर देते हैं। सपोज़ कि आपकी क्लास है और आपकी क्लास में मैंने आपके ह्यूमैनिटीज़ 11th क्लास के बच्चों का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया कि आपकी क्लास के अंदर एक कैमरा फिट कर दिया। वैसे ऑलरेडी है आपकी क्लास के अंदर कैमरास, तो अगर फिर क्या होता है कि मैं उस जो कैमरा की रिकॉर्डिंग है आपकी 5 डेज़ की रिकॉर्डिंग निकाल लूँ, उस 5 डेज़ की रिकॉर्डिंग के बेस पर मैं क्या करूँ, आपका जो बिहेवियर है उसको एनालाइज करूँ, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। क्योंकि वहाँ पर क्या है, आप नेचुरल मैनर में जिस भी तरह से अपनी क्लास में बिहेव कर रहे हैं, आपको तो नहीं पता कि मैंने जो है आपकी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है 5 डेज़ की वो निकाल ली और उसके बेसिस पर मैं जो है आपका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो वहाँ पर क्या है कि नेचुरल मैनर में आप लोग जो है बिहेवियर शो कर रहे हो और उसके बेस पर मैंने आपको एनालाइज कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। द सेकेंड इज कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। Many times you might need to control certain factors that determine behavior as they are not the focus of your study. For this reason, many of the studies in psychology are conducted in the laboratory. जब कई बार ऐसा होता है, जब हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे अनवांटेड फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसके रिजल्ट पर क्या करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं कंट्रोल मैनर में किए जाते हैं। इट मीन्स कि हम एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन करते हैं उसको कहाँ करते हैं, हम लैब में करते हैं, जिससे कि वो जो आपके फैक्टर्स हैं, अनवांटेड फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करके हम ऑब्जर्वेशन क्रिएट कर सकें, ओके। तो वो जो ऑब्जर्वेशन आपके लैब के अंदर किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। Now the next is non-participant versus participant observation. Observation can be done in two ways. One, you may decide to observe the person or event from a distance. Two, the observer may become part of the group being observed.
देखिए, जो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें क्या करते हैं, हम एक डिस्टेंस पर रहकर ऑब्जर्वेशन करते हैं। हम उस ग्रुप का, उस इवेंट का पार्ट नहीं बनते जिसको हमें ऑब्जर्व करना है। और जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, उसमें हम क्या करते हैं, हम उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं या उस इवेंट का पार्ट बन जाते हैं जिसको हमें ऑब्जर्व करना है। सपोज़ कि हमें जो है प्लेग्राउंड में कुछ बच्चों का बिहेवियर मेज़र करना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे अगर नॉन पार्टिसिपेंट हम यूज़ कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, तो उसमें क्या करेंगे, हम दूर खड़े रहकर वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे उन बच्चों की एक्टिविटीज़ को, तो वो अब कहलाया आपका नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का पार्ट बनेंगे, तो वहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम उस ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, उन बच्चों के साथ क्या करेंगे, हम भी मिक्सअप हो जाएंगे और वहाँ रहकर, उन बच्चों के बीच में रहकर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये कहलाता है आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बात करते हैं कि ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है, इसकी मेरिट्स क्या हैं। द एडवांटेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड इज दैट इट इनेबल्स द रिसर्चर टू स्टडी पीपल एंड देयर बिहेवियर इन अ नेचुरलिस्टिक सिचुएशन। ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, इसका जो सबसे बड़ी जो इसकी मेरिट है वो क्या है कि ये लोगों को और या इवेंट्स को उनकी नेचुरलिस्टिक सिचुएशन में मेज़र करता है, एज इट कर्स, जैसे ये होती हैं उसी टाइप से इनको क्या करता है, वो मेज़र कर लेता है। हाउएवर द ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ लेबर इंटेंसिव। अब बात करें अगर हम इसकी डीमेरिट्स की, तो ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें लेबर लगती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, एंड इज़ सस्पेक्टेबल टू द ऑब्जर्वर्स बायस। और सबसे बड़ी जो इसकी डीमेरिट है वो मानी जाती है कि इसमें जो ऑब्जर्वर है उसकी बायसनेस इस पर इफेक्ट डालती है इसके रिजल्ट पर। सपोज़ कि मैं हूँ, अब मैंने आप लोगों की क्लास में ये ऑब्जर्वेशन किया कि कौन से बच्चे ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पर क्या है कि मेरा जो बायसनेस है वो भी इफ़ेक्ट डालेगी। हो सकता है कि मुझे कुछ स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे नज़र आते हों, कुछ स्टूडेंट के साथ मेरा कुछ ऐसी बॉन्डिंग हो, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है उसके रिज़ल्ट पर वो जो मेरी बायसनेस है, जो मेरी थिंकिंग है या मेरा परसेप्शन है, वो इफ़ेक्ट डालेगा। तो मेन जो इसकी डीमेरिट है वो यही है कि जो ऑब्जर्वर की बायसनेस है वो इसके रिजल्ट पर इफ़ेक्ट डालती है। ओके, आवर ऑब्जर्वेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर वैल्यूज़ एंड बिलीव्स अबाउट द पर्सन और द इवेंट। क्योंकि ये जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर सबसे बड़ी बेटा कमी यही है कि उसके जो खुद के बिलीफ होते हैं, उसकी जो खुद की वैल्यूज़ होती हैं, वो उसको सबसे सही लगती हैं। तो इसीलिए जब वो दूसरे पर्सन को इवैल्यूएट करता है, तो वो किसके बेसिस पर करता है, अपनी वैल्यूज़ और अपने बिलीव्स के बेसिस पर करता है। तो जो ऑब्जर्वर है उसकी खुद की वैल्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, वो क्या करेंगी, जिस भी पर्सन का वो या इवेंट का वो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट ज़रूर डालेंगी। ओके, द नेक्स्ट मैथड इज़ एक्सपेरिमेंटल मैथड. Experiments are generally conducted to establish cause-effect relationship between two sets of events or variables in a controlled setting. जो experiments हैं वो क्या हैं, मेनली वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखाते हैं, किसी दो वेरिएबल्स में, किसी दो इवेंट के बीच में क्या क्या कॉज है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। किस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, किसी भी कॉज का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस चीज़ को हम किसके थ्रू वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। जैसे आप केमिकल लेते हैं दो, तो वहाँ पर क्या है कि एक केमिकल को अगर दूसरे के साथ मिक्स किया जाए तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या है, आप कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को क्या कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो। और इन द सेम मैनर जो आपकी साइकोलॉजी है उसमें भी हम ऐसा करते हैं कि अगर इस तरह का एक पर्टिकुलर कॉज हमने दिया, एक नॉइज़ हमने जनरेट कर दिया स्टडी टाइम पर, किसी स्टूडेंट की स्टडी टाइम पर हमने नॉइज़ जनरेट कर दिया, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी स्टडी पे, हम उस चीज़ को रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो सेट होते हैं किस चीज़ के, इवेंट के या फिर वेरिएबल्स के, और हम वहाँ पर कंट्रोल सेटिंग में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर निकालते हैं हम कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है या फिर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं वेरिएबल की कि क्या है ये वेरिएबल। जैसे बार बार ये वर्ड आपके उसमें आ रहा है कि वेरिएबल वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है,
any stimulus or event which varies, that is it takes on different values and can be measured is a variable. कोई भी इवेंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वेरी करता है, जो चेंज हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है वो, और जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, वो क्या है आपका वेरिएबल है. एन ऑब्जेक्ट बाई इटसेल्फ इज नॉट अ वेरिएबल बट इट्स एट्रीब्यूट्स आर. For example, the pen that you use for writing is not a variable, but there are varieties of pens available in different shapes, sizes and colors. All of these are variables. देखिए, अब कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल नहीं है, लेकिन जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके वेरिएबल कहलाएंगे. जैसे इन्होंने यहाँ पर पेन का एग्जांपल दिया है, या आप किसी अदर चीज़ का, आप टेबल का एग्जांपल ले लेते हो, ठीक है. तो वहाँ पर क्या है, एट्रीब्यूट्स जो हैं कि वो वुडन टेबल है या उस पर ग्लास लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके वेरिएबल हैं. लेकिन जो टेबल, वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट आपका वेरिएबल नहीं है. टेबल तो टेबल ही है, ठीक है, लेकिन जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बेस पर ही तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. तो वो क्या कहलाएंगे, जिस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल. तो जो टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, जो पेन के एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपकी वेरिएबल कराएंगे. अब यहाँ पर ये दो तरह के होते हैं वेरिएबल्स. तो यहाँ पर क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज दैट वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड और ऑल्टर्ड और इट्स स्ट्रेंथ वेरीड बाय द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनको जो रिसर्चर है वो ऑल्टर भी कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है, उसमें चेंजेस ला सकता है, ठीक है. तो वो क्या कहलाते हैं, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, इट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इन द वेरिएबल विच द रिसर्चर वांट्स टू ऑब्जर्व और नोट इन द स्टडी. और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें जो चेंज होते हैं, उसी चेंज को वो जो रिसर्चर है वो क्या करना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है या नोट डाउन करना चाहता है अपनी स्टडी में, अपनी रिसर्च में, कि अगर हम इन वेरिएबल्स को, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर हम जब चेंज लेके आते हैं, तो हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो स्टडी है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. तो उसी को क्या करता है, जो रिसर्चर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर है, वो उस चीज़ को नोट डाउन करता है. अब बात करते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल की. डिपेंडेंट वेरिएबल रिप्रेजेंट्स द फिनोमिना द रिसर्चर डिजायर टू एक्सप्लेन. इट इज एक्सपेक्टेड दैट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विल इंश्योर फ्रॉम चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्या है, ये वो फिनोमिना है जिसे रिसर्चर एक्सप्लेन करना चाहता है. वो क्या करना चाहता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी एक वेरिएबल में उसने चेंजेस किए, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ा वो किसी दूसरे वेरिएबल पर पड़ा, तो वो जो इफ़ेक्ट पड़ा है उसको कौन एक्सप्लेन करना चाहता है, जो रिसर्चर होता है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिस पर जो मैनिपुलेशन होता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उस पर जो इफ़ेक्ट जिस वेरिएबल पर पड़ता है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने एक दो वेरिएबल लिए, कि स्मोक लिया और एक हमने लिया अटेंशन. तो हमने ये कहा कि जो स्मोक है उसका जो अटेंशन है उस पर एक इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है. अगर स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो पर्सन है उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाएगी. तो वहाँ पर क्या हुआ, स्मोक क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. हमने पहले कम क्वांटिटी में स्मोक छोड़ा, फिर उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, वहाँ पर हमने किस में चेंज किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्मोक में चेंज किया. और उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल. वो किस पे डिपेंड किस पे है, आप जो आपका अटेंशन है वो आपके स्मोक पर है डिपेंड. तो जैसे जैसे वहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, स्मोक में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है रूम के अंदर, तो इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, आपके अटेंशन पर. तो वो क्या हुआ, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुके होंगे. अगर आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं बेटा, तो यू कैन कॉल मी. ओके.